रुक करते हैं इस वक्त जो बड़ी खबर आई है उसका एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। वो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से, जहां बीजेपी विधायक के काफिले पर नक्सलियों ने बमबारी की है। काफिले पर नक्सली हमला हुआ है। बीजेपी विधायक हैं भीमा मंडावी, उनके काफिले पर नक्सलियों ने बम से हमला किया। नक्सली हमले में विधायक के सुरक्षा कर्मी समेत 5 जवानों के शहीद होने की खबर है। नक्सलियों ने विधायक के काफिले की एक गाड़ी को ब्लास्ट से उड़ा दिया। दंतेवाड़ा के नकुलनार के पास बीजेपी विधायक के काफिले पर हमला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में यह हमला हुआ है और फिलहाल इस हमले में कहा जा रहा है कि 5 जवान जो कि सुरक्षा में थे वो शहीद हुए हैं। ये बीजेपी के विधायक हैं। नकुलनार इलाका है, दंतेवाड़ा के नकुलनार के पास से है बीजेपी के विधायक। उनकी गाड़ी को, काफिले को उड़ा दिया गया। तो ये जो तस्वीर इस वक्त है ये बीजेपी विधायक की तस्वीर है। ये उन्हीं बीजेपी विधायक की तस्वीर है जिन पर हमला किया गया और इस नक्सलियों ने बम से हमला किया है। इसमें हमले में विधायक के सुरक्षा कर्मी समेत 5 जवानों के शहीद होने की खबर है। नक्सलियों ने विधायक के काफिले की एक गाड़ी को ब्लास्ट से उड़ाया। दरअसल दंतेवाड़ा जो कि नक्सलाइट प्रोन इलाका है, काफी ज्यादा वहां पर नक्सल जोन माना जाता है। अब ये देखना पड़ेगा कि माइन से उड़ाया है या फिर किस तरीके से है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑन जी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की खबर है। बीजेपी विधायक के काफिले पर नक्सली हमला हुआ है। बीजेपी विधायक भीमा मंडावी का यह काफिला था। मनीष शुक्ला फोनलाइन पर मौजूद है। मनीष, क्या जानकारी आ पा रही है? जानकारी आ रही है कि ये जो बीजेपी के एमएलए थे ये गाड़ी से अपनी कानवाई से जा रहे थे। इनके साथ सिक्योरिटी थी, स्टेट पुलिस की सिक्योरिटी दी गई थी और रास्ते में आईडी ब्लास्ट किया नक्सलियों ने। उसके बाद इस कानवाई पर फायरिंग किया। इस फायरिंग में कई जवान शहीद हुए हैं। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि करीब 7 जवान शहीद हुए हैं, सारे स्टेट पुलिस के हैं। वहां पर सीआरपीएफ नहीं थी। और दंतेवाड़ा का जो ये इलाका है, ये चाहे हम दंतेवाड़ा की बात करें या सुकमा की बात करें, यहाँ नक्सलियों का काफी होल्ड है। और खुफिया एजेंसियों ने पहले भी आशंका जाहिर की थी कि खासतौर पर बीजेपी के जो लीडर्स हैं, जो वोट के लिए या जो इलेक्शन को देखते हुए जो जाएंगे जनता के बीच में, उनको नक्सली टारगेट करने की साजिश रच रहे थे। ये रिपोर्ट कई दिनों से लगातार भेजी जा रही थी। उसके बावजूद ये हमला हो गया है। और जो वहां पे कोबरा की फोर्सेस हैं आसपास की, उनको रवाना किया गया है। और ठीक है, दंतेवाड़ा का भी रुख कर लेते हो। अविनाश, मेरे एक और सहयोगी जुड़ रहे हैं, वो दंतेवाड़ा से ही सीधा रुख कर रहे हैं। अविनाश, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, फिलहाल तो खबर ये भी आ रही है कि जो दंतेवाड़ा से बीजेपी विधायक है भीमा मंडावी, उनकी इस पूरे हमले में उनकी भी मौत हो गई है। इसके अलावा 5 जवान भी उस इलाके में शहीद हो गए हैं। श्यामगिरी की पहाड़ियों के पास ये हमला हुआ था और उसके बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल वहां पर भेजा गया है। लेकिन हालात इतने बुरे हैं कि अब फिलहाल शाम होने की स्थिति है और ऐसी स्थिति में वहां से सुरक्षा बलों को सुरक्षित निकालना, मौका मुआयना करना, नक्सलियों का मुकाबला करना रात के अंधेरे में बेहद मुश्किल होगा। पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि इन इलाकों में एक मुठभेड़ के बाद नक्सली अपनी दूसरी पार्टी को रस्तों पर तैयार रखते हैं कि जैसे ही कोई दूसरी पार्टी यहां पर सुरक्षा प्रदान करने आए, उनके ऊपर हमले किए। जी न्यूज 3 सितंबर 2018 को शाम 6 बजे ताल ठोके के विशेष कार्यक्रम में 8:15 पर न्यूज स्पेशल और 9 बजे डीएनए कार्यक्रम में गलत टैगलाइन #एंटी हिंदू पेटा का उपयोग करने तथा पेटा को हिंदू विरोधी बताए जाने के संबंध में व्यक्त किए गए विचारों पर खेद व्यक्त करता है। जी न्यूज ये महसूस करता है कि ऐसा करके उसने एनबीए की उस नैतिकता और प्रसारण मानक संहिता का उल्लंघन किया है जिसके जरिए प्रसारकों की तटस्थता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, सटीकता एवं सत्यता को बनाए रखा जाता है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि पेटा के प्रति किसी भी तरह से पक्षपात करने का हमारा न तो कोई इरादा था और न ही इस संबंध में कोई दुर्भावना थी। एक बार फिर से रुक कर रहे हैं इस वक्त। ये जो खबर अविनाश दे रहे थे, अगर वो खबर ठीक है, हालांकि हम आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन अविनाश का एक बार फिर से हम रुक करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के विधायक हैं और उनके काफिले पर हमला किया गया, जिसमें 5 से 7 जवानों के मारे जाने की खबर है। और ये खबर अपुष्ट उन्होंने दी कि इसमें बीजेपी के जो विधायक हैं उनका भी निधन हुआ है, यानी कि उनकी भी इस काफिले में मौत हो गई है। ये नक्सलियों ने हमला किया है, दंतेवाड़ा का इलाका है। अविनाश, मैं दोबारा आपका रुख करता हूं, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं।
इस इंफॉर्मेशन को और क्या अपडेट कर रहे थे, कितने बजे की घटना है और क्या ऐसा मनीष शुक्ला ने जैसा हमें बताया इससे पहले सीआरपीएफ वहां पर नहीं थी और ये क्या स्टेट सिक्योरिटी थी जो कि उन्हें दी गई थी? चलिए मैं दोबारा संपर्क करने की कोशिश करता हूं अविनाश से। तो मनीष, अविनाश ने जो हमें इंफॉर्मेशन दी उसी पॉइंट पर दोबारा लौटता हूं। ये 5 से 7 है और ये बहुत टाइम इसलिए क्रूशल हो जाता है, इससे पहले भी हमने देखा है कि लगभग इसी के करीब का वक्त 5 बजे के करीब का 6 बजे के करीब का वक्त जो है नक्सली कहीं देखते हैं इस हमला करने का, ताकि जो ऑपरेशन होता है उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का अंधेरा हो जाए, डेंस फॉरेस्ट होता है, उन्हें भाग निकलने में कहीं ना कहीं ये चीज कामयाबी होती है। वक्त कुछ वैसा सा इस वक्त भी नजर आ रहा है। जी हाँ, देखिए सचिन, ये भी बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि नक्सली को पता होता है कि फोर्सेस किस रास्ते से आएंगे, लोकल टेरेन के बारे में काफी कुछ जानते हैं और जगह जगह वो आईडीज का इस्तेमाल करते हैं, कई जगह लगाते हैं ताकि फोर्सेस की कैजुअलिटी हो जब वो ऑपरेशन के लिए आए। और इस वजह से ऑपरेशन में देरी भी लगता है, कई बार वो रास्ते में घात लगाकर बैठते हैं और अटैक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जितना ज्यादा डिले होगा क्योंकि अंधेरा होने लगा है और उतनी ही मुश्किल हो नहीं सकेगा, क्योंकि अच्छा मनीष, ये कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हमारे पास है, मैं दर्शकों से शेयर कर दूं। दंतेवाड़ा से ये तस्वीरें आई हैं और मलबा नजर आ रहा है, शीशा नजर आ रहा है और जिस तरीके से हमने देखा है व्हीकल के कुछ पार्ट्स नजर आ रहे हैं, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता। अगर वो तस्वीर गाड़ी की है तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि वो गाड़ी है, इस तरीके से उसके चीथड़े उड़े हैं। अब ये लैंडमाइन हो सकता है कि बिछाए गए हों, ये तो खैर बाद में पता लगेगा, लेकिन अमूमन हमने देखा है मोडस ऑपरेंडी लैंडमाइन का इस्तेमाल करते हैं नक्सली। मनीष जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से गाड़ी की आप तस्वीर देख रहे हैं जो उड़ी हुई है, वो हमेशा ही ऐसे जो लैंड माइन्स होते हैं, आईडीज होती है, उसके इम्पैक्ट से ऐसा होता है। तो जाहिर है पूरी तरीके से प्लानिंग की गई थी। उनको मालूम था कि जो बीजेपी के जो उनके नेता हैं किस रास्ते से आएंगे। जाहिर है कि पहले से बताया गया होगा कि इस इलाके में बीजेपी के लीडर आने वाले हैं और उन्होंने नक्सलियों ने आईडीज लगाई और उसके बाद वो घात लगाकर बैठ गए, जो उनका अपना तरीका होता है। जैसे ही आईडी ब्लास्ट हुई उसके बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी ताकि कोई बच ना पाए। और इसकी भी आशंका कम ये है कि अब वो वहां पे होंगे, क्योंकि हमले करके वो तुरंत वहां भागते हैं ऐसी जगहों पर, क्योंकि उनको मालूम है कि फोर्सेस उनको मार देंगी और हिट एंड रन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मनीष, कुछ भी कहिए ना, मैं ये वो तो कहता हूँ ना, कुछ भी कहिए ना, जिसे ये कहा जाता है कि प्रेजेंस दर्ज कराने में एक बार फिर से नक्सलियों ने तो कम से कम कामयाबी हासिल की उस बेल्ट में जहां पर इलेक्शन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे वहां से जो है नक्सली जो है उसे उस प्रक्रिया को बाधा पहुंचा सकते हैं। और यहां पर एक विधायक की हत्या कर देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल जाता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ मैं किश्तवाड़ का भी रुख करता हूं राहुल सिन्हा, क्योंकि ऐसी ही घटना को अंजाम किश्तवाड़ में भी दिया जाता है, जहां पर आरएसएस के एक लीडर की, जो कि सोशली काफी एक्टिव थे, जो कि वहां पर आसपास के लोगों में रसूख रखते थे, उसकी हत्या कर दी जाती है। और मैं रिलेट करता हूं अब इन दोनों घटनाओं को उन लोगों से, उस टुकड़े टुकड़े गैंग से जो कि इनकी वकालत करता है, नक्सलियों को सिंपैथाइजर बनता है और साथ ही साथ वहां पर भी आतंकियों को राहुल सिन्हा जम्मू कश्मीर में उनके साथ खड़ा हो जाता है कि हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए सचिन, निश्चित तौर पर ये इस समय जो तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बता रही है कि किस तरीके का विस्फोटक इस्तेमाल किया गया और कितना जबरदस्त ये विस्फोट रहा होगा। जो सड़क पर इस वक्त ये आप गड्ढा दिखाई दे रहा है, जो घटना अभी तक बताई जा रही है उसमें यह भी बताया गया कि पहले विस्फोट किया गया और उसके बाद धारदार हथियारों से नक्सलियों ने विधायक के ऊपर हमला किया। ये घात लगाकर बैठे हुए थे इस इंतजार में कि जैसे ही विधायक का काफिला यहां से गुजरेगा, विस्फोट करके उसके बाद उन पर हमला किया जाएगा हथियारों के जरिए। जो दो बातें आप कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर आज एक किश्तवाड़ में हमला होता है और दूसरा यहां दंतेवाड़ा में। ये वो दोनों हमलावर हैं जो एक तरफ नक्सली हैं, दूसरी तरफ वो आतंकी जो लगातार भारत को तोड़ने की, कश्मीर को अलग करने की साजिश रच रहे हैं। अफसोस की बात यह है सचिन कि हम यहां बैठकर ये बात कर रहे हैं और अब से कुछ वक्त पहले कांग्रेस की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया जाता है उसमें 370 को ना हटाने की बात की जाती है, कश्मीर में बातचीत का जिक्र किया जाता है और दूसरा नक्सलियों को लेकर के भी जिस तरीके की बातें देखने को मिलती हैं वो आज सवाल खड़े करती हैं कि आखिर अगर आप इसी तरीके की ढील देने की बात करेंगे तो हौसले ऐसे ही बढ़ेंगे। और एक चीज और गौर करने वाली बात है कि 11 तारीख को बस्तर में चुनाव है, उससे पहले नक्सलियों ने फिर ये हमला करके लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश जरूर की है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम पिछले चुनाव को देखें तो बस्तर में ठीक ठाक पोलिंग हुई है। बस्तर के लोग लगातार पोलिंग में
लगातार हिस्सा लेते रहे। हालांकि नक्सलियों की तरफ से ऐसे हमले, ऐसी साजिशें लगातार की जाती रही हैं। जाहिर सी बात है जफर इस्लाम, ये फिर आज तो सीधे तौर पर ये साफ हो गया ना, टुकड़े टुकड़े गैंग। आपको 35 से वहां पर नहीं चाहिए, आपको 370 वहां पर चाहिए, वरना आप हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। वहां से लेकर के आप नक्सल के सिंपैथाइजर बन जाते हैं, अपने मैनिफेस्टो में देख देते हैं, और उसका नतीजा क्या है सर सामने है। आप देखिए, 7 जवान शहीद हो गए। नहीं देखिए, आज मुझे याद दिलाना पड़ेगा, जो कांग्रेस के जो वहां के यूपी के इंचार्ज है, उन्होंने क्या कहा था, नाम उनका मैं भूल रहा हूं, राज बब्बर जी ने क्या कहा था नक्सलिज्म के बारे में, नक्सलाइट्स के बारे में, कि ये तो एक्टिविस्ट हैं। तो उनकी जो सोच है वो उस पर शर्म आता है कि आज देश में इस तरह की ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती हैं, जिक्र कर रहे हैं जी, राज बब्बर का, देश की ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती है। और उसी तरह से कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जैसे लीडर हैं, उमर अब्दुल्ला जैसे लीडर हैं, जो कि देश के, और मुफ्ती महबूबा जो है वो हमारे से ये कहते हैं कि देश अगर 370 हटाया तो देश के खिलाफ वो लड़ना चाहते हैं। क्या उनको पाकिस्तान में इमरान खान जो स्टेटमेंट देते हैं उनसे उनको बल मिलता है क्या? उनको ये बताना चाहता हूं आपके प्रोग्राम के माध्यम से सचिन जी, कि देश के तरफ अगर गलत निगाहों से देखा तो उनको भी उसी तरह से उनके साथ भी वही ट्रीटमेंट होगा जो एक देश तोड़ने वाले के साथ होता है, देशद्रोहियों के साथ होता है। उनको इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। वो एक लीडर है और लीडर की तरह रहना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने इस तरह की बात आगे कही तो शायद उनके साथ भी व्यवहार वैसे साफ है ना सर। देश समझ रहा है ना। मैं तो कह रहा हूं देश समझ रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है, सैनिक क्या है, देश की सुरक्षा क्या है, और दूसरी तरफ राष्ट्र के प्रति अगेंस्ट, जिसे कहते हैं कि राष्ट्र के अगेंस्ट एक वॉर खड़ा कर देना, वो क्या है। मैं लौटूंगा इसके ऊपर। रविंद्र चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि कानून मंत्री मुझे बताया गया है छत्तीसगढ़ के, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप हमें इसके बारे में क्या, ये जो दुखद इंसिडेंट हुआ है, क्या और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं सर? क्या इस वक्त आपके पास है इन्फॉर्मेशन? छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या हमारी सबसे बड़ी समस्या है, और जिस तरीके से विगत 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इस समस्या का बेहद विस्तार हुआ। हम लोगों ने भी झीरम की घटना हुई थी, कांग्रेस के 34 नेताओं को खोया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर हमारे सारे दिग्गज नेता विद्याचरण शुक्ल से लेकर बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा तक हम लोगों ने नक्सल हमले में शहादत को हमें मिला था। ये भीमा मंडावी के ऊपर जो हमला है, ये भी बेहद कायराना हमला है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जहां तक देश तोड़ने वाली बातों ये हमारे अभी कह रहे थे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुफ्ती मैडम से तो समझौता करके 4 साल सरकार उन्होंने ही चलाया ना, भारतीय जनता पार्टी ने। और जो परिस्थितियों का देश में निर्माण हुआ सर, अभी तो कंफर्मेशन भी नहीं आई होगी। आपके विधायक की जो हत्या हुई है, यहाँ पर बीजेपी के विधायक की जो हत्या हुई है, और उसके साथ 7 जवानों की, अभी तो कंफर्मेशन भी नहीं आई होगी सर कि उसके बाद जो बाकी जवान थे वो सिक्योर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। आप पहले राजनीति कांग्रेस और बीजेपी की देखने लगे और पीडीपी और बाकियों की देखने लगे। माफ कीजिएगा, मैंने तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन की कंफर्मेशन के लिए आपको जो है फोन किया था, लेकिन आप तो यहाँ पर राजनीति के तरीके से बात करने लगे। अगर राजनीति के तरीके से बात करने लगे हैं तो सर आज आपको बताना पड़ेगा, नक्सल आप सिंपैथाइजर हैं या फिर नहीं हैं। ये जो घटना हुई है, ये लोग जो हैं जिन्होंने घटना की, ये आतंकवादी घटना है या नहीं है? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? नक्सल समस्या है, और नक्सल समस्या को कानून के रास्ते ही निपटा जा सकता है, ये एक लाइन की बात है। इनका ये सॉफ्ट अप्रोच जो है वो साफ दिखता है कि जो देश पे, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला जैसे जो देश के खिलाफ बात करते हो, या इस तरह के लोग जो देश के खिलाफ खड़े हुए हैं नक्सली, उस सब के साथ ये खड़े रहते हैं। इनको बराबर पाया गया है कि राहुल गांधी और उनकी जो पूरी लीडरशिप के साथ जो कांग्रेस पार्टी है, वो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ उनके हिमायती बन के खड़े रहे। और आज भी इनके स्टेटमेंट से, आज सब इतनी बड़ी घटना, इतनी दुखद घटना हुई, उसके बावजूद इन्होंने मौका नहीं चूका, और वही अपनी जो पॉलिसी है कि देश के टुकड़े करने वालों के साथ खड़े रहने का, वो आज फिर आपके सामने, आपके चैनल पर चौबे कोई भी हो सकता है ना ये तो, क्योंकि इसमें तो कांग्रेस के लीडर, आपने कहा कि पूरी कांग्रेस की लीडरशिप खो दी आप लोगों ने, फिर भी आप लोग सॉफ्ट अप्रोच अपनाते रहे, तो वो नक्सली तो बंदूक लेकर खड़ा हुआ और मारने के लिए खड़ा है। अब नहीं जवाब देंगे। विकास गुप्ता, आज ये नीति साफ हो गई ना, ठीक है, ये 2 घटनाएं बता रही हैं सर। देश देख रहा है साफ कि कौन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा था, कौन बस्तर को आजादी चाहता है, कौन चाहता है वहां से कश्मीर आजाद हो जाए, और कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है। तो साफ हो गई ना सर स्थिति। टुकड़े टुकड़े गैंग को ज्वाइन किया था और उसी की राजनीति से साफ नजर आ गया। जफर भाई ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग, और वो इसको हमेशा जेएनयू के स्टूडेंट्स के साथ रेफर करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अतिशयोक्ति होगी कि अगर छत्तीसगढ़ में नक्सल की जो समस्या है, या कश्मीर में
महबूबा मुफ्ती या फारूक क्या बोलते हैं कि 370 हटा। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि भारत में कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और है, था और रहेगा। तो इसमें जेएनयू के स्टूडेंट्स को आप कश्मीर की प्रॉब्लम से या छत्तीसगढ़ की नहीं, छत्तीसगढ़ की समस्या से अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो मुझे उनका साथी, मुझे एक बात बताइए ना सर, उनका साथी उमर अब्दुल्ला जिसके साथ हाथ मिलाया वो अलग प्रधानमंत्री की मांग करता है, सर वो अलग प्रधानमंत्री की मांग कर लेता है, आप उनकी बात जरूर अलग वजीर आजम की मांग कर लेता है, उस महबूबा मुफ्ती की बात नहीं कर रहे। राहुल गांधी का स्टैंड गलत है, फारूक अब्दुल्ला का स्टैंड गलत है। कह दीजिए आप, कह रहा हूं ये भी उतने रिस्पॉन्सिबल है। देश की जनता से कहिए कि फारूक अब्दुल्ला का स्टैंड है, एंटी नेशनल स्टैंड है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो देश को तोड़ना चाहते हैं उनको आसानी से बख्शना नहीं चाहिए। एक सेपरेटिस्ट पार्टी थी, आपने उनके साथ 4 साल सरकार बना के क्यों चलाई? क्या आपको रातों रात एक सपना आया? आपको रातों रात एक सपना आया पीडीपी अब इनकी बारी है, के बारे में नहीं, अपॉर्चुनिटी तलाश में बार-बार बताया कि अपॉर्चुनिटी तलाश में ये कह रहे हैं। एक सेकंड गुप्ता जी, एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने महबूबा से सरकार बना ली और आज वो महबूबा देश तोड़ने की बात करती है कि हिंदुस्तान के साथ नहीं रह जाएगा, झंडा कोई नहीं उठा लेगा। अब आप उनका नाम लेकर के उमर अब्दुल्ला के उस बयान को ललित अंबरदार, क्या ये ग्राउंड बनाना चाहते हैं? क्या अब इनकी बारी है? स्टेटमेंट देती है क्या ये ग्राउंड बनाना चाहते हैं? क्या अब इनकी बारी है? उनके खिलाफ क्या ये ग्राउंड बनाना चाहते हैं? क्या अब इनकी बारी है? भैया अब ये आग लगाएंगे। सचिन जी, आपके माध्यम से, आपके जी टीवी के माध्यम से, आप जैसे चैनल्स के माध्यम से देश को जानने की बहुत जरूरत है। ये बीजेपी कांग्रेस की प्रॉब्लम नहीं है। जेएनयू में जब नारा उठता है वो एक सिंबॉलिक चीज नहीं था। वहां कौन लोग थे? एक्सट्रीम लेफ्ट मार्क्सिस्ट और एक्सट्रीम इस्लामिस्ट सुप्रीमेसिस्ट। नारा क्या लगता है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अफजल नहीं, मैं उसी के पूरे पक्ष में अफजल हम शर्मिंदा तेरे कातिल जिंदा। उन भटके हुए लोगों के लिए जिनको दूसरे दिन क्या होता है, जिनको गौतम बम्बावले और बाकायदा वहां ट्रांसक्रिप्ट जिनकी मिलती है कि पीएम मोदी की हत्या की साजिश और भीमा कोरेगांव के लोगों को ये कहते हैं ना सामाजिक कार्यकर्ता, उनके लिए बता दूं फायरिंग अब भी चल रही है। वहां से खबरें आ रही, फायरिंग अब भी चल रही है और कंफर्मेशन ये आई है बीजेपी के विधायक की मौत हो चुकी है। अब आप ये जरा बताइए, ये जो सिंपैथाइजर, समाज सुधारक, उनको बढ़ाने वाले और एम्युनेशन बंदूक के उस बल को जो है सपोर्ट करने वाले लोगों के लिए खबर है सर। दूसरे दिन क्या होता है? दूसरे दिन यह होता है कि सारे सेक्युलर लिबरल लीडर्स जेएनयू पहुंच जाते हैं, बोलते हैं यहां पे दमन हो रहा है अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। ये सारी सबवर्शन, देशद्रोही उनके नारे उनके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बनते हैं। अभी क्या हो रहा है? उन दोनों जो लड़कों के ऊपर जो केस हो रहे हैं, उनका नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, वो तो सबवर्सिव देशद्रोही हैं वो लोग। तो दिल्ली की सरकार उनको परमिशन नहीं दे रही है उनके ऊपर कार्रवाई हो। नेक्सस देखिए क्या है, दिल्ली की सरकार, लेफ्ट लिबरल ऑल पार्टीज और कश्मीर के पृथकतावादी इस्लामिस्ट। फारूक अब्दुल्ला की औकात क्या है? नेहरू ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, हिमालयन ब्लंडर किया 370 और 35A के द्वारा कश्मीर में जिना की 2 नेशन थ्योरी को कामयाब रखा, उसको पूरा फलने फूलने दिया। लेकिन नेहरू ने कोई पट्टे में नहीं लिख दिया था ना अब्दुल्ला के बाप को, ना महबूबा मुफ्ती के बाप को कि कश्मीर तुम्हारी विरासत है। किस आधार पर? औकात क्या है? लास्ट इलेक्शन में उसको 7% वोट मिले थे, उसको नहीं पूरे वोट 7% पड़े थे। उनमें से उसके कितने वोट है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन वो वोट भी कैसे मिले? इलेक्शन से 3 दिन पहले, इलेक्शन से 3 दिन पहले वो कहता है कि हमारे नौजवान नौकरी के लिए नहीं मर रहे हैं, वो लोग टूरिज्म के लिए नहीं मर रहे हैं, वो कौम के लिए मर रहे हैं, और कौम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर। और मुझे उससे शिकायत तो नहीं है ज्यादा, शिकायत हिंदुस्तान की सेक्युलर लिबरल लीडरशिप है, वो चुप क्यों है? और सुनिए, कश्मीर एक आग का गोला जो वो खुद कह रहे हैं, मैं हैरान नहीं होगा ये देशद्रोही जो मेन स्ट्रीम है कश्मीर का, वो तो पाकिस्तानी तटपुंजों से ज्यादा खतरनाक है। किसी भी दिन लेजिस्लेचर असेंबली में ऐलान कर देंगे आजादी का, तब तक क्या वेट करेंगे हिंदुस्तान की सेक्युलर लिबरल पॉलिटिशियंस? जोड़ती नहीं है ये तस्वीरें किसी एक हिंदुस्तानी को कम से कम अंदर तक ये नहीं कहती कि ये जिसने किया होगा उसका हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। क्या ये तस्वीरें नहीं बताती कि ये जो नक्सली जिन्होंने यहां पर अटैक किया, नक्सलाइट अटैक, आतंकवादी हमला किया, उन्हें कम से कम इस भारत में रहने का तो कोई वो जिसे कहते हैं कि कोई हक ही नहीं है सर। लेकिन आप उनको टिकट दे रहे हैं। लेकिन आप यूं बताइए ना कि आप उनको ना केवल टिकट दे रहे हैं बल्कि आप लेजिटिमाइज कर रहे हैं। गीता भट्ट आज आरएसएस के उन लीडर्स को भी मार करके, आप वैसे आरएसएस की बात करते हैं कि सेना पर सवाल उठाओगे, जायज है।
आप बालाकोट पर सवाल उठाओगे, जायज है। आप एफपा पर सवाल उठाओगे, जायज है। आप सेना के खिलाफ कहोगे मानवाधिकार करती है, जायज है। नक्सलाइट को बचाओगे, जायज है। तभी कांग्रेसी कहलवाओगे और तभी यहां पर महबूबा की पार्टी के कहलाओगे। किश्तवाड़ में जो कत्ल हुआ है उसके बारे थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड बताऊंगा। 2013 में ईद के दिन वहां पे दंगे हुए थे। जस्टिस गांधी कमीशन बैठाई गई थी, उसके ऊपर वन मैन कमीशन। उसने जो रिपोर्ट दी 2015 में, तत्कालीन डिप्टी होम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार थी, उसको उन्होंने उसके ऊपर मुलव्वस माना कि ये आदमी की वजह से वहां पे दंगे हुए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं है उसके ऊपर। सजाद अहमद किचलू, जिसको जिस आपके द्वारा पूछना चाहता हूं, आजकल के जो गवर्नर है उनसे भी पूछना चाहता हूं, कैसे आप ऐसे प्रोत्साहित करते हैं ऐसे जिहादियों को कि उनका मिनिस्टर मुनव्वर साहब, तो मैं कह रहा हूं गलती तो जफर इस्लाम की भी है, गलती तो इनकी पार्टी की भी है। 4 साल हो गए, 35 से और 470 को कूड़े में डाला होता ना सर, ये स्थिति ना आती, ये स्थिति ना पनपती कि कोई देश के सामने खड़ा होकर देश के अगेंस्ट वॉर की बात करता है। एक सेकंड में तस्वीरें दोबारा बता दूं, ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये ठीक वहीं से आ रही है, दंतेवाड़ा की तस्वीरें हैं। हालांकि वहां पर अभी कुछ देर पहले तक कहा जा रहा था कि ऑपरेशन अब भी चल रहा है। ये जरा मलबे से अंदाजा लगाइए, कैन यू इमेजिन कि ये एक विधायक का मलबा था, ये एक विधायक का काफिला था जो इस तरीके से मलबे में तब्दील हो गया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? बार्बरिज्म है कि सामने वाले ने जिसने अटैक किया होगा कि वो सिंपैथाइजर, उसके कोई सिंपैथाइजर मेन स्ट्रीम में रहते हैं या वो समाज का भटका हुआ होगा। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। टारगेटेड, देखिए चाहे नक्सलवादी हो चाहे कश्मीर के इस्लामवादी हो, दोनों को हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और हिंदुस्तान के मुल्क से नफरत है। देखिए और इस वक्त ये गाड़ी, इस वक्त मैं एक सेकंड जफर भाई, ये तस्वीरें जो हैं एक बार दोबारा दर्शकों को बता दूं, और जिन्हें खबर नहीं है एक बार दोबारा उन्हें बता दूं। कुछ ही देर पहले की खबर है, बीजेपी के विधायक थे, बीजेपी के विधायक मैं थे इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि कुछ ही देर की बात है, उनका काफिला जिस पर हमला किया जाता है, दंतेवाड़ा की ये पूरी खबर है। और दंतेवाड़ा की पूरी खबर में अब ये देखिए किस तरीके से गाड़ी के चीथड़े उड़े हुए हैं। अब ये लैंडमाइन का इस्तेमाल हो सकता है, इसमें से पहले 5 जवानों की खबर थी, अब यह खबर है कि 7 जवानों के शहीद होने की खबर है। और ये देखिए बीजेपी का झंडा भी इसमें नजर आ रहा है, जफर इस्लाम ये नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, वो जो आगे, क्योंकि इलेक्शन से पिछली बार भी हमने देखा कि बस्तर की तरफ भी इस तरीके का हमला करने की कोशिश की गई थी और हमला हुआ था, और एक बार फिर से उन्हीं चुनावों को डीरेल करने की। यानी कि जब राहुल आप मेरे साथ मौजूद हैं, राहुल आप हैं मेरे साथ? राहुल नहीं है मेरे साथ। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, तो जिसका जिक्र मैं कर रहा था, जफर मैं आपसे लूंगा कमेंट, जनरल जीजे सिंह, इसलिए मैं आपको लाना चाहता था कि जब सामने वाले ने आपकी कंट्री का अगेंस्ट वॉर छेड़ा ही हुआ है ना सर, उसने जब बंदूक उठा करके, गोला उठा करके, आर्मिनेशन उठा करके उसने आपको मारना ही है, तो आप उनको गले लगाओगे, उनके साथ ही नहीं कहलाओगे तो और क्या कहलाओगे? देखिए, इसमें ये बिल्कुल समझ आ जानी चाहिए, जितने ये लोग जिसको हम सेकुलर लिबरल पार्टी कहते हैं, जो लोग कहते हैं, जो मोमबत्ती ब्रिगेड भी कहते हैं, कबूतर ब्रिगेड भी कहते हैं, इन सबको ये चीज समझनी चाहिए कि आगे आदमी जो है वो बंदूक लेके देश को तोड़ने की बात कर रहा है। और इसके सोच के पीछे जो कहते हैं कि हम 370 हटा देंगे या 35 से हटा देंगे, 370 हटाने से क्या होगा? देश के साथ जुड़ जाएगा कश्मीर। 35 हटाने से क्या होगा? वहां डेवलपमेंट हो जाएगी। आप इसको कंट्रास्ट गोवा के साथ करिए। 15 साल पहले, बाद में आजादी मिली, 1962 के अंदर उसको आजादी मिली। आज आप गोवा में जाके देखिए कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है 15 साल बाद में। अगर यही बात ये जो है कि हमारे साथ कश्मीर जुड़ जाता है, एक इंटेग्रल पार्ट जैसे हम कहते हैं, और ये बात जैसे ये मुफ्ती महबूबा मुफ्ती है, ये उमर अब्दुल्ला, इनको बात ये समझ आ जाती है कि इनके लोगों की फायदे की बात है। अगर 370 लोगों के फायदे की बात, इनके फायदे की बात नहीं होती ना, विकास की बात है, इनके फायदे की बात नहीं होती ना, ये बात समझते नहीं है। और कश्मीर को जो जानता है वो बहुत अच्छे से जानता है सर, भले वो अब्दुल्लाज हो, सर वो घाटी के आगे कुछ नहीं है, भले वो महबूबा मुफ्ती हो, एक चुटकी भर पॉकेट है सर। 370 तो पूरे रीजन में आती है, जम्मू में भी आती है, श्रीनगर में भी आएगी, लेह में भी आएगी, 35 से भी हटेगी, क्योंकि इनकी दुकानदारी बंद हो जाती है। इनका सबसे बड़ा
ये इनका सबसे बड़ा वो है। इसलिए कैप्टन गौर, मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, आपने तो सर सर्व भी किया है, आपको हैरानी नहीं होती या फिर आपको कहीं कुफरत नहीं आती? उस पार्टी से जुड़े, उस पार्टी के समर्थक हैं जिस पार्टी की नेता कहती है कि हिंदुस्तान की तबाही हो जाएगी 35A को छुआ तो, यहां से जो है हिंदुस्तान से कश्मीर हट जाएगा। सर आपको लगता नहीं है? क्योंकि सर कश्मीर तो यहां है, यहां था, यहां रहेगा। और यह भी एक चीज आज लिख लीजिए सर, 35 से हटेगी, 370 भी जाएगी कूड़े में। अब आप मुझे बताइए, महबूबा को जाना होगा पाकिस्तान, जाएंगे सर? आपको साथ जाना है क्या? सचिन जी, पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं, मैं पीडीपी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हुआ, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। सर मुझे हमेशा ये बताया जाता है कि मुझे यही बताया जाता है कैप्टन साहब कि आप जो हैं उनके सपोर्टर और समर्थक, और इसी हैसियत से आप बैठते भी रहे हैं। इस कारण से मेरा सवाल जो पीडीपी को जाता है वो आपको है, तो उसमें ठीक है, देखिए मैं करेक्ट करता हूं। अगर अगर आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, आपको फीड गलत किया गया, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले आप पीडीपी के साथ थे ना सर? नंबर 2, रहेगी बात, ये जो बात होती है, ये जो बातें उठती हैं, ये जो बातें उठती हैं कश्मीर घाटी के अंदर, इसके जिम्मेदार कौन है? नहीं, लेकिन कैप्टन इसका जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट है हमेशा, 47 से लेकर आज तक। मैं कितने शोर आपको ला सकता हूं जब वो डिफेंडेबल स्टेटमेंट्स होती है महबूबा मुफ्ती की, तो आप बैठते हैं सर सपोर्टर्स की तरह, आपने रोल भी प्ले किया, मेरे पास वो टेप्स भी रहेंगे। जब कहीं ना कहीं वो अनडिफेंडेबल है, क्योंकि भारत की अगेंस्ट जब होगी, वेज ऑफ वॉर हो गया, तो जाहिर सी बात आप उससे कैसे नेता मान लेंगे? तो ये एक अलग चीज है, मैं इसका आर्गुमेंट में नहीं पढ़ता। आप अपनी बात रखिए, एक इंडिपेंडेंट थिंकर की तरह रखिए, ठीक है सर? ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप अपडेट कर लीजिए अपने आप को। मेरे को 8-9 महीने हो गए हैं पीडीपी छोड़े हुए, और मैं पैंथर्स पार्टी के साथ हूं, ठीक है? और पैंथर्स पार्टी में मैं स्टेट सेक्रेटरी के दर्जे पे हूं। आप मुफ्ती के साथ है कि नहीं, ये बताइए कि ये आप पार्टी के साथ, मुफ्ती की सोच के साथ है क्या? इसका फारूक अब्दुल्ला की सोच के साथ है क्या? पैंथर्स पार्टी में आ गए ना? हाँ, नहीं पूछ रहा हूं, तो आप उनको क्रिटिसाइज कीजिए, ये सब बता रहे हैं, सच्चा क्रिटिसाइज कीजिए, कहिए। आप अपनी सोच अपने पास रखिए। अरे आप बोल रहे थे, देश की जनता जानना, आप बोल रहे थे, मैं आपके बीच में नहीं बोला। और अगर हैव सम मैनर्स, ठीक है, बाद में कर लेंगे। अच्छा ठीक है कैप्टन साहब, ठीक है, इनका कहने का मतलब ये था कि अगर आपको इतना ही बुरा लगा तो आप अपनी बात शुरू करते रहते देन कि अपना डेजिग्नेशन अप्रूव करने से कि मैं उस पार्टी में था, मैं 8 महीने से इस पार्टी में हूं, तो बताते हैं कि कम से कम देश के खिलाफ जो खड़े हैं मैं उनके अगेंस्ट हूं। जनता सॉरी टू इंटरप्ट सर, हम जो 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं ना, वो देखने का मन नहीं कर रहा है। उन 2 तस्वीरों में एक विधायक की जान चली गई है, और वो 7 जवान जो कि उसकी सुरक्षा कर रहे थे वो भी चले गए हैं। कुछ वैसे ही जवान जो कि 45 से ऊपर कश्मीर में चले गए थे, जिनके ऊपर आज भी महबूबा कहती है कि मार दिए होंगे। कोई टाइमिंग होगी जो आतंकियों के घर पहुंच जाती है। इस कारण से मैं रोकता हूं सर, डेजिग्नेशन बाद में अपडेट कर लेंगे। ये 2 तस्वीरें दिख रही हैं, क्योंकि देश तो इस बार, मैं तो ये कह रहा हूं कि देश इस बार देख ले, और ये 11 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक जो है वो अपने आप वो लाइन क्लियर कर देगा सर, कहने की किसी और को जरूरत ही नहीं है। 2019 इज अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी। नौकरियां बनती रहेंगी, अस्पताल कॉलेज बनते रहेंगे, अगर देश बचेगा, अगर देश होगा तो रहेंगे ना सर। बचेगा। सचिन जी पहली बात तो ये है कि एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस जो रहा है स्टेट के अंदर, वो कभी शेख अब्दुल्ला को बिठाने के लिए, कभी फारूक अब्दुल्ला को बिठाने के लिए, और कभी महबूबा मुफ्ती के साथ, ये जो चीज है, जो इंटरफेरेंस चलती रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट के अंदर, एक जो है सोच और एक मैं कहूंगा उसका एक तरीका जो है कि अनविटिंगली खुल के बोलिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट, खुल के बोलिए। कांग्रेस भी था, खुल के बोलिए ना सर, कांग्रेस ने पट्टे पे दिया हुआ था कश्मीर अब्दुल्ला को, उसकी वजह से खुल के कहिए कि प्रॉब्लम है इसी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान चाहता यही था कि कांग्रेस सपोर्ट करती रहे। वो 80 से लेकर के जब से ये कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, तब से सिर्फ वहां पर मुसलमान रहे, हिंदू वाली बातें चलती रहे, और ये तमाम सर वहां चल रही है सब चीजें। अगर आप मेरे को 5 मिनट देंगे ना, नहीं मैं कह रहा हूं सर, या तो आप 5 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं खुल के एक्सपोज कीजिए, नाम लीजिए, कांग्रेस नाम लीजिए, बीजेपी नाम लीजिए, पार्टी मुझे नहीं फर्क पड़ता। अगर आप बोलने देंगे तो मैं करूंगा ना, तो मैं वही तो कह रहा हूं, और आप सुनेंगे तो मैं बोलूंगा ना। आप इंटरप्ट ना करें 5 मिनट के लिए तो बहुत अच्छा होगा। पहली बात, 47 के अंदर जब जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के कहने के ऊपर हमारी फौज को, ये जो पाकिस्तानी कबायली और जो पाकिस्तानी रेगुलर्स आए थे, उनको भगाने के बजाय यूनाइटेड नेशंस में ले गए मसला कश्मीर का। एक तो पहली बात तो वो हुई। दूसरी बात, जब 370 और 35A
ऐसे घुसाया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अब्दुल्ला को कहा कि ठीक है जी अब आप ही जिम्मेदार हैं। पुरानी चीजों को जब तक आप भूलते रहेंगे ना आगे इस तरीके से। और एक चीज और क्लियर, मेरे पास वक्त इतना ही है आज, मुझे कहा जा रहा है क्योंकि ललित मेरे पास वक्त इतना ही, मुझे कहा जा रहा है क्योंकि वो खबर डेवलप हो रही है, उस खबर के और उसमें सीआरपीएफ के और मेहमान भी जुड़ रहे हैं, मुझे इस कारण से उस खबर पर आगे बढ़ना होगा। फिलहाल मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। गीता, आई एम सॉरी कि मैं आपका एक कमेंट नहीं ले सका। सीधा अदिति के पास चलते हैं क्योंकि उस खबर से जुड़े और अपडेट्स लगातार इस वक्त आ रहे हैं। इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई। अदिति।